प्यारे बच्चों, साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 22 जून के करंट अफेयर्स की और ऐसे तथ्यों की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई, जो और परीक्षाओं के लिए हमारे महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उन्हीं घटनाओं में से कुछ घटनाएं हमने चयनित करी हैं। एक्चुअली वीकली करंट अफेयर्स भी रहा और डेली करंट अफेयर्स भी रहा, तो 2 दिन कल तक का 21 तक का हमने उसमें समाहित कर लिया था और 22 का आज हम आपको लेकर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य हम लेकर आए हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को कवर अप कर सकें। बहुत ज़्यादा बिंदु हमने नहीं लिए हैं, जितने भी बिंदु हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें मैंने की पॉइंट नहीं बनाया है। हम पूरे की पॉइंट इस बार आपसे बनवाना चाह रहे हैं, उन्हें हम एक डायरी में नोट डाउन करना चाहेंगे कि कितने लोगों ने इन की पॉइंट्स को ईमानदारी से प्रिपेयर किया। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा। आसानी से आप सवालों के जवाब दे पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाल ही में चर्चा में रहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई? फिर से नोट करेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो केरल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जवाब आएगा बिहार। गांव में लोगों की आजीविका को अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 जून को इसकी शुरुआत की थी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इस योजना का आरंभ बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड स्थित तेलिहार गांव से हुआ है। इसमें आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि 20 जून को इसकी शुरुआत की गई और इसे उन राज्यों के लिए शुरू किया गया जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है। अगला देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला है हाल ही में चर्चित पीएमसी बैंक। जरा देख लीजिएगा, ये आरबीआई का वो है। हाल ही में चर्चित पीएमसी बैंक को लेकर निकासी की सीमा कितनी की गई? ये पीएमसी वही बैंक है जिसे कुछ दिन पहले दिवालिया घोषित कर दिया गया था, जिसे आरबीआई ने अंडरटेकिंग लेके अपने अकॉर्डिंग उस पर, आपको याद होगा, अपनी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पीएमसी घोटाले को लेकर जब कहा था तो लोगों को अचंभा लग रहा था कि संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि एक भी जो कस्टमर है उसका एक भी रुपया नहीं डूबेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती। और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पीएमसी बैंक, जिसके शेयर 5 रुपये तक पहुंच गए थे, उसके शेयर वर्तमान में 126 रुपये का एक शेयर है। अंदाज़ा लगाइए कि शेयर मार्केट उसकी वैल्यू कितनी हो गई, और कारण सिर्फ सरकार ने इसमें उपादेयता एक्सेप्ट कर ली थी। तो इसको किया गया है तो 1 लाख रुपए की है। आरबीआई ने पीएमसी के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले निकासी की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। आरबीआई के अनुसार आहरण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक 84% से अधिक जमाकर्ता अपने खातों में बची शेष रकम को निकाल सकते हैं। यही लायबिलिटी किसने ली थी? गवर्नमेंट ने ली थी कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो अब पहले था 5,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, और वर्तमान में 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं ना। FATF, चलिए इसका फुल फॉर्म लिखिए जल्दी से, फिर भी हम बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध निरोध हेतु किस क्रमांक की वर्चुअल बैठक में भारत ने हिस्सा लिया? पेपर में आ चुका है, लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो किस नंबर की थी? 32वीं बैठक थी ये। भारत ने 32वीं वर्चुअल EAG बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32वीं वर्चुअल यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित हिस्सा लिया। यह बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क जैसे FATF के तत्वावधान में आयोजित की गई। अब FATF के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर हमको दिखाएं, है ना। तो इससे ये होगा, एक तो आपका तथ्य तैयार हो जाएंगे, दूसरा हम डायरी में नोट कर लेंगे, आगे आने वाले नोट्स में आपको हम तैयार करके देते चलेंगे। समय का अभाव और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन तथ्यों को तैयार करके आप हमें दें, नहीं देंगे फिर तो हम आपको जवाब देंगे ही, बस लैपटॉप पे बैठ के खोजना पड़ेगा। चलिए
हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को किस संस्था का थिंक टैंक बनाया गया है? फिर से नोट करेंगे। आरबीआई गवर्नर जो उर्जित पटेल थे, इन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था ना। उर्जित पटेल को किस संस्था का थिंक टैंक बनाया गया है? तो ये NIPFP। देखते हैं क्या है। उर्जित पटेल को इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है। इकोनॉमिक थिंक टैंक समझ लीजिए, भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी में लाया जाए, इसके लिए एक थिंक टैंक बनाए और उसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? उर्जित पटेल, है ना। और NIPFP का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल के अवधि के लिए की गई है। वह वर्तमान में विजय केलकर साहब जो हैं उनकी जगह लेंगे। विजय केलकर की अध्यक्षता में कर सुधार आयोग का भी गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों पर भी केलकर समिति ने एक अनुशंसा करी थी। चलिए अगला देखें। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब? 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। तो क्या है पूरा मैं दिखाता हूँ। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IHO द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में अपनाया गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 की थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। अब सबसे पहला है ये हाइड्रोग्राफी होता क्या है? तो हाइड्रोग्राफी मतलब होता है जो समुद्री चीज़ें हैं, ध्यान सुनिएगा, जो समुद्री दलदली चीज़ें हैं उनके अनुसंधान कार्य के लिए प्रोत्साहन हेतु मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। देखिए, चर्चा में ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में निकी पुनाचा को शामिल किया। किसको शामिल किया? निकी पुनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ दैट इज ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल्स के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के निकी पुनाचा को, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निकी पुनाचा का संबंध किस खेल से, तो नोट कर लेंगे टेनिस से, टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया। पुरुष और महिला पैनल की अध्यक्षता क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स करेंगे, जो ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एथलीट प्रतिनिधि हैं। आपको ये सब तैयार कुछ नहीं करना, कौन क्या करेगा, आपको केवल ये तैयार करना है किस खेल से संबंधित हैं कौन? निकी पुनाचा नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किस व्यक्ति को ITF वर्ल्ड प्लेयर मेंस में शामिल किया है? तो निकी पुनाचा। 2 सवाल यहाँ से बनेंगे। छोटी परीक्षाओं के लिए तो इतना ही, ITF ही होगा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, है ना। चलिए देखते हैं ये क्या है। यस, बड़ा अच्छा, क्या है जरा देखिए। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? विश्व संगीत दिवस मनाया गया 21 जून को। कितना सारा 21 जून को हो गया। फादर्स डे, योगा डे, हाइड्रोग्राफी डे, पता नहीं कौन कौन सा डे 21 जून को, है ना। चलिए देखिए। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 120 से अधिक देशों ने पार्क, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करके विश्व संगीत दिवस मनाया है। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और शौकिया संगीतकारों को दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये बहुत अच्छी पहल है ना। चलिए ये देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य ने अपना 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? तो ये मनाया है मणिपुर ने। अब क्या कहानी देखिएगा। 19वां महान जून विद्रोह 18 जून को मणिपुर के केकरुपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के
केकरू पथ में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। ये कहानी क्या है मैं आपको बता दूं। सन 2000 में वहाँ के स्थानीय जो आतंकवादी समूह हैं उन्होंने गांव के 18 लोगों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उनके ही याद में ये मनाया जाता है क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखकर। कहाँ? मणिपुर में। चलिए आज के सेकंड लास्ट होगा शायद। चर्चा में यूएसए सीनेट में किसे एनएसएफ का दर्जा या एनएसएफ का नया प्रमुख बनाया गया? तो अमेरिका ने अपने सीनेट में नेशनल सिक्योरिटी फोरम का नया प्रमुख किसे बनाया है? डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन को। देखते हैं क्या है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन दैट इज नेशनल साइंस फेडरेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था, जो एनएसएफ के 15वें निर्देशक थे। उनके 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है और जैसे इस पद पर आएंगे इनका भी कार्यकाल क्या वर्ष का हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा, है ना। ये था। और देखते हैं आगे का है। नीति आयोग किस संस्था ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब पैनल बनाने की घोषणा की है? तो किस संस्था ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब पैनल बनाने की घोषणा की है? तो नीति आयोग ने की है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखो भाई नीचे। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब पैनल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म लॉकडाउन की अवधि के दौरान नौकरी खोने वाले प्रवासी मजदूरों कामगारों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद कर सके। अब यहाँ पर देखिए भैया 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर एक शब्द आया ब्लू कॉलर। क्या है? ब्लू कॉलर, अच्छा समझ लीजिएगा। और एक होते हैं वाइट कॉलर। क्या होते हैं? वाइट कॉलर। तो मैं एक चीज़ दोनों को समझा दूँ। वाइट कॉलर लोग कहा जाता है सफ़ेद पोश लोगों को। सफ़ेद पोश लोग वो होते हैं जो हायर सोसाइटी बिलोंग करते हैं, जो अपराध करते हैं लेकिन अपराध पकड़े नहीं जाते, जिनकी पर कैपिटा इनकम कई लाखों करोड़ों में होती है, वे सब वाइट कॉलर कहते हैं। आपकी परिभाषा में कहें तो जो निहायत ही चोर उचक्के टाइप के लोग हैं जो पकड़े न जाए पैसे के बल पर, भी वाइट कॉलर। और ब्लू कॉलर लोग होते हैं अपने जीवन दिहाड़ी के लोग, जो अपना जीवन केवल खा के कमा के जीवन जी सकते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है। और कहीं नोट कर लीजिएगा, ये धारणा है सदरलैंड की। किसकी? सदरलैंड ने कहा था ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वे वैसे लोग होते हैं, बेहतर है वाइट कॉलर से कम ब्लू कॉलर अच्छे होते हैं, क्योंकि ब्लू कॉलर दिखते तो काले हैं मन से और तन से, और वाइट कॉलर दिखते तो वाइट हैं लेकिन अंदर से क्या होते हैं? काले। ये अनुचित नहीं है। तो धारणा थी सदरलैंड की। ये है ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर। आज देश आयरलैंड के बारे में जानेंगे। राजधानी डबलिन, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति हैं मैरी मैक अजीज, संसद है डेलायरन, महाद्वीप यूरोप, राष्ट्रभाषा आयरिश अंग्रेजी, जनसंख्या में स्थान 122वां, जीडीपी में 49वां, क्षेत्रफल में 120वां और राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। ये था हमारा सेशन जो हमें अब तक पहुंचाना था। चलिए जल्दी से देख लीजिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न। हाल ही में चर्चित पेगोंग झील किस राज्य का हिस्सा है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है पेगोंग झील? आपको इसका जवाब देना है। और कमेंट्स बॉक्स में जितना बढ़िया जवाब देंगे उतना ही अच्छे आगे चल के हम लोग इसकी तैयारी कर पाएंगे कि हमारे पास तथ्यों का स्थिति क्या है। तो ये था हमारा सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है जितने ही बिंदु हमने आप तक दिए हैं परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम रोज़ के रोज़ 8, 9, 10 बिंदु तैयार करते चले तो करंट में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन हमें तो आदत है परीक्षा से 1 महीना पहले ही सारी तैयारी करना, सारा कुछ लेकर बैठ जाना। तो इसलिए कृपया करके रोज़ के रोज़ तैयार करते चले, नहीं फिर मुझे सुनाना पड़ेगा आप कितने दिन में नहाते हैं। फिलहाल हमें ना सुनाना पड़े इसलिए बेहतर है। आज के लिए इतना ही। नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 7 बजे हर हालत में उपस्थित रहा करिए। सारे रामकली राम भरोसे त्याग के 7 से 7:30 का समय मैंने आपसे मांगा है। कम से कम आधे घंटे अपने लिए जीवन का जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।